हमने पिछले 3 दिनों में आपको दिखाए हैं, उन्होंने आज अपना असर दिखा दिया। रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका आज मुंबई की अदालत ने खारिज कर दी और अब रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगी। इससे पहले सबको यह लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती को बड़े आराम से जमानत मिल जाएगी, आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई और एनसीबी ने जो केस बनाया है वो बड़ा कमजोर है। लेकिन जी न्यूज पर दिखाए गए इस वीडियो के बाद तस्वीर पूरी तरह पलट गई और यह साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी। जमानत खारिज होने के बाद जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, जब उन्हें यह पता चला कि ऐसा हुआ है तो आज वो रो पड़ी। आज डीएनए में हम रिया चक्रवर्ती के बनावटी आंसुओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के प्राइवेट वीडियोस में अभी कौन से 3 बड़े सवाल छिपे हुए हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। इसके बाद हम भारत और चीन की बात करेंगे। इनके सीमा विवाद के बाद अब कूटनीति के मोर्चे पर भी बाजी बिल्कुल पलट गई है। कल देर रात भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की मॉस्को में मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद आज सुबह एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें दोनों देशों का लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। पहले चीन हमारे इलाके में घुस आता था और वापस जाने को तैयार नहीं होता था और वो भारत को हमेशा बातचीत में उलझाए रखना चाहता था, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। अब भारत कह रहा है कि शांति बनाए रखने के लिए बातचीत चलती रहनी चाहिए और दूसरी तरफ चीन भारत को अपनी चौकियों से पीछे जाने के लिए कह रहा है, जो कि एक जमाने में भारत कहा करता था। लद्दाख में ताजा तनाव के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की यह पहली मुलाकात थी। इस कूटनीतिक मुलाकात के नतीजों का आसान भाषा में आज हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि असल में चीन को यही भाषा समझ में आती है। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, वो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझता। इसलिए भारत ने अब चीन को यह बता दिया है कि बॉर्डर और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। और तारीखें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। 11 सितंबर दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है। 127 साल पहले वर्ष 1893 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में एक बहुत मशहूर भाषण दिया था। यह वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत ही मजबूत छवि पेश की थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में भारत के एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को हिंदुत्व के दृष्टिकोण से भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। आज आप सबको यह जानना चाहिए कि आखिर भारत के इस सन्यासी ने ऐसा क्या कहा था जिससे पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई है। हम तो ये कहेंगे कि आज आप सबको स्वामी विवेकानंद का यह पूरा भाषण पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने वो कौन सी बातें कही थी जो आज की दुनिया और आज की हमारी जीवन पर भी लागू होती हैं। इसका विश्लेषण आज आपके लिए हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। आज सेशंस कोर्ट में रिया की जमानत दूसरी बार खारिज की गई। फैसला सुनाते समय जज ने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है और इसकी पूरी जांच होना बेहद जरूरी है। कोर्ट के फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानचंदे ने कहा कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह तक हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ड्रग्स मामले में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल रिया चक्रवर्ती भाईकुला जेल में ही हैं। रिया की जमानत याचिका खारिज होने का श्रेय भी जी न्यूज के इन वीडियोस को ही दिया जा रहा है। सब जानकारी जी न्यूज ने लोगों के सामने लाने के बाद अभी रिया चक्रवर्ती को जेल हो गई है। एनसीबी ने उनको अरेस्ट कर दिया है, उनके भाई को अरेस्ट कर दिया है। तो मैं जी न्यूज का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सही बात लोगों के सामने लाई। जी न्यूज पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के वीडियो दिखाए जाने के बाद से पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बड़े खुश हैं कि कोर्ट ने उसे बली नहीं किया, इससे हम बड़े खुश हैं और हम जी न्यूज़ के साथ हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हर बार से अनबायस्ड और इम्पार्शियल वे में हमें न्यूज़ दिखाते हैं। हम डीएनए का शुक्रिया करते हैं कि वो ऐसे ही काम करते रहें और ड्रग माफिया का ऊपर दरवाज़ करें।
जी न्यूज पर यह वीडियो दिखाए जाने के बाद से रिया चक्रवर्ती की भूमिका सीधे तौर पर सवालों में आ गई है। क्या कर रहे हो तुम? रिया और सुशांत पर जी न्यूज अब तक 4 एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखा चुका है। रिया चक्रवर्ती कहती रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन जी न्यूज पर कल हमने वो वीडियो भी दिखाया जिसमें रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स न लेने का दावा झूठा साबित होता दिख रहा था। एक्टर रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर चल रही जांच में एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स रैकेट मामले में बॉलीवुड के 15 सेलिब्रिटीज पर एनसीबी की नजर है। इन सभी 15 लोगों के नाम एनसीबी की पूछताछ में खुद रिया चक्रवर्ती ने बताए हैं। एनसीबी को दिए रिया के 20 पेज के बयान में 2 युवा फिल्म स्टार का भी जिक्र है। एनसीबी सबको जल्द समन भेज सकता है। इन सभी सेलिब्रिटीज पर ड्रग्स लेने और उसे स्टॉक करने का आरोप है। ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बी श्रेणी के हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने यह भी खुलासा किया है कि लॉकडाउन में सुशांत के घर से रिया के घर एक कोरियर भेजा गया था। सुशांत के घर से दीपेश सावंत ने कोरियर बॉय को एक कोरियर दिया था, जिसे बाद में शौविक चक्रवर्ती ने कोरियर बॉय से ले लिया था। इस कोरियर में आधा किलो बट्स था। कोरियर के पैकेट में बट्स के साथ साथ घर का सामान भी पैक कर दिया गया था। एक्टर कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता, जबकि कंगना का घर तोड़ दिया जा रहा है। आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर कंगना पर हुई कार्रवाई को गलत ठहराया। जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाली और जो अधिकारी वहां तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है। कंगना ने आज फिर एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई और सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। कंगना ने कहा कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सलूक कर रही है? क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती कि वो संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखें जो हमें डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे? कंगना के समर्थन में देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अयोध्या में साधु संतों ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा के हालात पर भी चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में होने वाली इस बैठक में 5 बिंदुओं पर बने समझौते को अमल में लाने पर फोकस रहेगा। इसके तहत ईस्टर्न लद्दाख से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी और तनाव को कम करना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में भारत को जब तक जमीनी हालात में सुधार नहीं होता दिखता, तब तक सेना अपनी पूरी तैयारी रखेगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के उच्च अधिकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 5 सूत्रीय समझौते पर चर्चा की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का आज दिल्ली में निधन हो गया। स्वामी अग्निवेश 80 साल के थे। मंगलवार को उन्हें दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में भर्ती कराया गया। स्वामी अग्निवेश को लिवर सिरोसिस की बीमारी थी। इलाज के दौरान उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अस्पताल के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। स्वामी अग्निवेश 1977 में हरियाणा के शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने 2011 में दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं और वो ये कि हम आपको खबर तो दिखाते ही हैं, लेकिन खबर से भी ऊपर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि आप तक सिर्फ सच पहुंचे। और सच कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर आप तो जानते हैं सच कड़वा होता है। सच बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच देखने में अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। लेकिन सच में ताकत बहुत होती है, और जब सच सामने आता है तो इसकी चमक पूरी दुनिया को महसूस होती है। हमने पिछले 3 दिन में आपको सिर्फ सच दिखाया। हमने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के 3 बहुत ही अहम वीडियो आपको इस हफ्ते दिखाए हैं।
और उसके पीछे एक मकसद था। मकसद यह था कि आप तक सच पहुंचे, और इसके लिए हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी पर झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये अपने आप में बहुत बड़े सबूत हैं। ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी आपको बता रहे हैं। ये वीडियो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। इन वीडियोस को दिखाने का परिणाम यह हुआ है कि आज रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका मुंबई की सेशंस कोर्ट में खारिज हो गई। मुंबई की भायखला जेल में 2 दिन से बंद रिया चक्रवर्ती को आज ये उम्मीद थी कि शाम तक उन्हें जमानत मिल जाएगी और आज शाम वो अपने घर में बिताएंगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। उनके जो सहयोगी थे, उन्हें जो समर्थन देने वाले लोग हैं, वो सब लगातार ये कह रहे थे कि रिया को बहुत आसानी से जमानत मिल जाएगी और आप देख लेना आज शाम को रिया अपने घर होंगी। लेकिन हमें आपको ये बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है, खुशी तो नहीं कह सकते हम, संतोष हो रहा है हमें कि रिया चक्रवर्ती आज भी, इस समय भी जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं, जेल में है और अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम जेल में ही रहेंगी। आज जब वो जेल में थीं और उन्हें ये जानकारी दी गई कि उनकी जमानत की याचिका रद्द हो गई है, तो जाहिर है उन्हें काफी गहरा सदमा लगा और उनके आसपास के जो लोग थे उनका ये कहना है कि इसके बाद वो रोने लगी। इस खबर पर आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं आज इस हैशटैग पर दे सकते हैं और वो हैशटैग है ZExposedRia। ये आज का हैशटैग है। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस पूरे हफ्ते हम भी काफी विवादों में रहे और शुरुआत में पहले दिन जब हमने ये वीडियो आपको दिखाया तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगा और जैसा कि हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि सच कड़वा होता है, सच को सामने आने में समय लगता है और हमारा जो मकसद था वो आज पूरा हो गया। इसलिए अब आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए जो हैशटैग है ZExposedRia, ये आज आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स के एंगल के सामने आने के बाद रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी और कोर्ट ने अब उन्हें 22 सितंबर तक के लिए जेल भेजा है। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी आज जमानत नहीं मिली और माना जा रहा था कि रिया को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाएगी, उनके भाई को भी आसानी से जमानत मिल जाएगी क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। रिया ये भी कहती रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं और जब उन्होंने जमानत की अपनी ये याचिका दाखिल की थी अदालत में तो रिया ने ये कहा था कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ड्रग्स लेने के, देने के, सप्लाई करने के, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं और रिया ने ये कहा था कि उन्हें एक झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा रिया ने कहा था। और जितने भी आरोप एनसीबी ने लगाए थे उनके ऊपर, उन सब आरोपों से रिया ने इनकार किया था और कहा था कि उनसे जबरदस्ती ये कबूलनामा ले लिया गया। लेकिन आज जब जमानत की याचिका रद्द हुई है, इसका मतलब यह है कि अदालत ने रिया की ये सारी बातें नहीं मानी और रिया के मामले में अदालत को एनसीबी ने जो कुछ भी बताया है उसमें अदालत को मेरिट लगा, उसमें अदालत को सच्चाई लगी, इसीलिए रिया अब जेल में ही रहेंगी। लेकिन जी न्यूज पर कल हमने आपको जो वीडियो दिखाया था जिसमें रिया और सुशांत सिंह राजपूत दोनों साथ बैठकर ड्रग्स ले रहे हैं, इस वीडियो के सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकीलों के लिए आज कोर्ट में कहने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए।
ये वो वीडियो है जो सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रिया भी ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिया के पीछे दो लोग और हैं, एक जो गिटार बजा रहे हैं और उनके पीछे एक सज्जन और हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि ये दोनों लोग कौन हैं, क्योंकि ये भी रिया के साथ साथ उसी ड्रग्स वाली सिगरेट को शेयर कर रहे हैं, यानी ये दोनों लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको जी की मुहिम के बारे में बताना चाहते हैं। यह वीडियो जब हमने आपको कल डीएनए में दिखाया था, तो कल ही हमने आपको यह बताया था कि यह वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आज रिया चक्रवर्ती की बेल की जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाए। हमारा मकसद आपको इस वीडियो को दिखाने का यही था। एक बार आपको याद दिलाते हैं कि कल हमने इस मुहिम को कैसे चलाया था, कल हमने आपको क्या कहा था और आज कैसे वो बात सच साबित हुई। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सब ये समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती अब भी झूठ बोल रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये अहम वीडियो आज दिखाते हैं। हर्बल स्टिक्स हमने आपको ये अहम वीडियो दिखाया है जो कि रिया चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल देगा। अगर रिया चक्रवर्ती अदालत के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का कभी उपयोग नहीं किया, वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो ये झूठ आज उनका अभी के अभी इस वीडियो के साथ पकड़ा गया है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम पूरे देश को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके वकील जमानत लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले, क्योंकि यहां पर आज हमने वो सबूत पेश कर दिया है जिसमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। हर्बल स्टिक्स नहीं है, अगर मेरे हाथ में है ये फेंक सकते। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से जाएं। गोल्डन शॉट का अच्छा लगता तो ये वो वीडियो है जिसने एक अहम सबूत के तौर पर रिया चक्रवर्ती की इस बेल को रोक दिया। अब हम आपको इस हफ्ते के बारे में बताते हैं। जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे रिया के लिए भी काफी सपोर्ट अब आने लगा है। रिया को सपोर्ट करने वाले लोग काफी एक्टिव हो गए थे और जी न्यूज की जब एंट्री हुई इस पूरे मामले में इस हफ्ते, तो हमें यह लगा कि एक मीडिया हाउस की, एक न्यूज चैनल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिना किसी का अपमान किए, बिना शोर शराबा किए हम आपके सामने सच्चे सबूत पेश करें और हम आपके सामने सच को रखें। और एक के बाद एक हर दिन हम आपके सामने इस केस को लेकर हर रोज एक सच आपके सामने रखते चले गए। और आज शुक्रवार है, आज ये हफ्ता खत्म होने जा रहा है और ये हफ्ता खत्म होते होते पूरी कहानी कैसे पलट गई है ये आपने देखा होगा। जी न्यूज पर हमने आपको सुशांत और रिया के इस हफ्ते 3 बहुत अहम वीडियोस दिखाए। ये उनके प्राइवेट वीडियोस थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस हम उन्हें दिखाएं और हमें आपको ये बताते हुए आज संतोष हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये वीडियोस हम चाहते तो आपको पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पहले गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। रिया चक्रवर्ती जैसे ही गिरफ्तार हुई उसी दिन शाम को हमने ये वीडियो आपको दिखाने शुरू कर दिए थे और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हमें यह महसूस हो रहा था कि जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। उस सच की बात कोई कर नहीं रहा जिसकी गवाही ये सारे के सारे वीडियोस आज दे रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हम आपको ये सारे वीडियोस दिखाएंगे और उसी का नतीजा है कि गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर जमानत पाने की रिया की सारी कोशिशें असफल हो गईं, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कि रिया झूठ बोल रही हैं और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। अब हम आपको एक एक करके वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को इस बार
पलट कर रख दिया, ये देखिए। That's not jealous. This is VFX. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, ये VFX है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से जाएं। That's a golden shot का अच्छा लगता है। Those numbers are sharing. Can happen. First, let's get the person who will do our first job. Then we can find how we will. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. I'm only eating. You're only eating it? You're not eating in the day? Why? इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? Pink. तुम किस कलर के हो? Very handsome. क्या कर रहे हो तुम? Lovely. Loaded. अभी तुम हारे ना लूडो में? No. झूठ क्यों बोलते हो? No, but जीता भी तो सही. लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 to -0. नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? तो ये 3 वो वीडियोस हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया और इस देश के लोगों ने पहली बार ये देखा कि सुशांत की क्या हालत बनाकर रखी थी रिया ने। सुशांत की मृत्यु हुई है जून में और ये जो वीडियोस थे ये थे फरवरी के, यानी कुछ महीने पहले सुशांत की ऐसी हालत हो गई थी। इन वीडियोस से कुछ सवाल निकलते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी एजेंसीज इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो, उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों दी कि उनकी यह हालत हो गई जो अभी आपने यहां देखी। रिया जानती थी कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं और इसके बावजूद वो उन्हें ड्रग्स भी देती रही, हैवी डोज देती रही ड्रग्स की। और डॉक्टरों का यह कहना है कि डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स का एक साथ सेवन करना अपने आप में जानलेवा फॉर्मूला है, इससे जान भी जा सकती है। और सुशांत की जो तबीयत खराब हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। क्यों हुआ ऐसा? दूसरा सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत के वीडियोस ऐसी स्थिति में क्यों बना रही थी? क्योंकि हमने जो आपको वीडियोस दिखाए उनमें ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस रिया ने बनाए। रिया सुशांत को प्यार करती थी, ऐसा वो दावा करती हैं। वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, ऐसा भी वो कहती हैं। लेकिन सुशांत की ऐसी हालत में, जब वो काबू में नहीं है, अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जब वो शायद ऐसा लगता है जैसे नशे में है, उन्हें नशा दे दिया गया है या उन्होंने खुद लिया है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में रिया उनके वीडियोस क्यों बना रही थी? और एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस रिया ने ऐसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इन वीडियोस का इस्तेमाल कहां होने वाला था? और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बीमार हालत में दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया?
अगर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी तो सबसे पहला काम जो रिया को करना चाहिए था वो ये कि सुशांत को वो अस्पताल में भर्ती कराती। हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से एक वीडियो ऐसा है जो रिया के घर पर शूट किया गया है, जब सुशांत रिया के घर पर थे। अभी आपको दोबारा से वो दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे उस वीडियो को, अभी मैं कोशिश करता हूं उसको दोबारा प्ले करूं। इस वीडियो में सुशांत रिया के घर पर बैठे हुए हैं। ये वीडियो अलग है। इसके बाद वाला जो वीडियो है अभी हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें वो रिया के घर पर हैं, रिया शूट कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया के जो पिता हैं वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। और अगर सुशांत उनके घर पर है और परिवार को ये पता है कि रिया सुशांत से शादी करना चाहती हैं, दोनों के बीच संबंध हैं, ऐसे में भी रिया के पिता ने डॉक्टर होते हुए भी सुशांत की कोई मदद नहीं की। कम से कम उन्हें तो सुशांत की मदद करनी चाहिए थी और रिया जो लगातार उन्हें ड्रग्स लाकर दे रही थी उसको रोकना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो संदेह के घेरे में इस पूरे परिवार को लेकर आती है। अब हम आपको वापस उस वीडियो पर लेकर चलते हैं जिसमें रिया खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सुशांत और रिया के साथ इस कमरे में दो और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये दो लोग वो हैं, इनमें से एक हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं और इनका नाम है सैमुअल हॉकिप, जो गिटार प्ले कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है सैमुअल हॉकिप और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सिद्धार्थ के जो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत की क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है इसका नाम सैमुअल हॉकिप है। ये सुशांत सिंह के साथ उनकी टीम में काम करते थे और जो पीछे सिद्धार्थ पिठानी बैठे हैं वो भी सिद्धार्थ के लिए काम करते थे। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये भी रिया के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहे हैं, उसी सिगरेट को। अब आप देखिए, ये सैमुअल हॉकिप के हाथ में ये सिगरेट गई, उन्होंने इसका एक कश लगाया, दोनों बहुत खुश हैं। देखिए, ये कश इन्होंने लगाया सैमुअल हॉकिप ने और इसके बाद कश लगाकर इन्होंने ये ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट अब दे दी है सिद्धार्थ पिठानी के हाथ में और अब वो पी रहे हैं। और अब यहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिगरेट रिया को दे रहे हैं। यानी इन चार लोगों के ग्रुप में दो ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट चल रही हैं। एक सिगरेट है सुशांत के हाथ में, बाद में सुशांत और रिया इसे शेयर करते हैं और एक सिगरेट उन दोनों लोगों के बीच में है। खास बात यह है कि एक और लड़की आपको पीछे सोफे पे बैठी हुई नजर आ रही है और एक और व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है। वो लोग इस ड्रग्स के पूरे मामले में शामिल नहीं है। ये लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। अब हम ये चाहेंगे एनसीबी से, जो कि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कि इस वीडियो को आधार बनाकर उन्हें इन दोनों लोगों को, रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं, सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुशांत के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग पीछे बैठे हुए हैं, सैमुअल हॉकिप जो आपने देखा और सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों लोगों को एनसीबी को और सीबीआई को, दोनों को पूछताछ, सीबीआई तो इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एनसीबी को अब इन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए और इस वीडियो के आधार पर इनसे पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं इस वीडियो में, ये ड्रग्स कहां से आई थी, कौन लेकर आया था, इसमें रिया की क्या भूमिका थी और ये ड्रग्स वाली जो सिगरेट है इसका पैसा किसने दिया था। यानी ये दोनों लोग जो हैं ये अब गवाह भी बन सकते हैं और साथ साथ मुलजिम भी बन सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों से भी अब एनसीबी को पूछताछ करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें बुलाना चाहिए। यानी ये वीडियो अपने आप में एक अलग घटना के तौर पर इसको लेना चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जब इस घटना की जांच होगी इस दिन की, तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने निकल आएंगी। जी न्यूज पर सुशांत सिंह और रिया के वीडियोस दिखाए जाने के बाद से पूरे मामले में यह नया मोड़ आया। इन वीडियोस का असर इस मामले की जांच पर जरूर पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है।
क्योंकि इससे रिया की भूमिका सीधे तौर पर सवालों में आ गई है। रिया की जमानत याचिका खारिज होने का श्रेय भी अब जी न्यूज को दिया जा रहा है। और हम आपको जो पहले दिन से बात कर रहे थे वो ये है कि किसी भी न्यूज चैनल को इसमें टीआरपी नहीं देखनी चाहिए, इसमें एजेंडा नहीं देखना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को प्ले करना चाहिए जिससे इंसाफ पाने में मदद हो, और वही काम जी न्यूज ने किया है। जी न्यूज को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। सुधीर जी, ये जो आपने वीडियो आज दिखाया है वो वीडियो मुझे लगता है कि पूरी तरह से आरोपी की जो बुनियाद की इमारत खड़ी है वो उध्वस्त कर देती है। क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा अहम फंडा है, आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन सरकमस्टेंसेस नहीं। मुझे लगता है कि ये बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तार जोड़ ली है। कानून ये भी कहता है अगर कोई कन्फेशन रिट्रैक्ट करता है, जैसे रिया ने किया है कि उसका बयान एनसीबी ने फोर्सफुली लिखा है, तो कानून की मांग रही थी कि कोरॉबोरेटिव कॉन्टेम्पररी एविडेंस दीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, शायद वो रिया को झूठा कर पाएगा। जो एक्सपोजर और जो खुलासे जी चैनल ने किए हैं वो आगे रिया के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जमानत मिलने में उसमें बहुत कठिनाइयां अब आ जाएंगी, क्योंकि जो अकाट के साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अपराध और अपराध को छुपाने के अगर कोई कुत्सित प्रयास किया गया है तो पुलिस को जानने का अधिकार है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जानने का अधिकार है। फौरन से पेशतर ये सारे सबूत एनसीबी और पुलिस को दिए जाएं। जी न्यूज़ ने ये जो अभी वीडियो सब लोगों को दिखाया है उससे ये स्पष्ट है कि जो आदमी इसमें दिखाई दे रहे हैं वो नशा के इम्पैक्ट में है, और नशा करके ही जो इनका बिहेवियर है, वो जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, जिस ढंग से बिहेवियर कर रहे हैं, वो स्पष्ट है। मैं जी न्यूज़ का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो वीडियो उजागर किया है, लोगों के सामने लाया है, उस वीडियो के आधार पर कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती का बेल रिजेक्ट किया है। इस वीडियो में और एक उजागर आपने किया है कि रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर और डोमिनेशन नेचर। कैरेक्टर आपको दिखता होगा कि जो सिगरेट 2 रुपए का होता है वो आपस में 4 लोग पीते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 रुपए का सिगरेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, अलग अलग। इसमें ड्रग्स था, ये सिद्ध हो जाता है क्योंकि 4 लोग एक ही सिगरेट में से पफ ले रहे हैं। मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है, और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है, और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जी न्यूज़ ने मतलब ड्रग के संबंध में बहुत सारी जानकारी लोगों के सामने लाई, और उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और भी जो कुछ लोग हैं उसके संबंधी जो ड्रग माफिया है, तो मैं जी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सही बात लोगों के सामने लाई। इसीलिए रिया जैसी एक अभिनेत्री आज जेल में चली गई है, और जी न्यूज़ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन खबरों से प्रमाणित होता है कि रिया चक्रवर्ती निरंतर ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी, और सुशांत को भी ड्रग सप्लाई की जाती थी। कुछ चैनल भी प्रायोजित इंटरव्यू करके शायद रिया की मदद करना चाहते हैं, ऐसा उनके फुटेज से, उनके कन्वर्सेशन से और उनके इंटरव्यू से साबित होता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जी न्यूज़ ने उस का भी पर्दाफाश किया है, और जो रियलिटी थी वो जनता के सामने आई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी की प्रामाणिक पत्रकारिता का, क्योंकि आज जी न्यूज़ ने
रिया को एक्सपोज किया और ऐसे एक्सपोज किया कि रिया 14 दिन तक जेल को गया। मतलब ये और कहना ये चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे थे जी न्यूज के उन वीडियोस पर, दरअसल वो 4 वीडियोस अहम कड़ी की तरह साबित हुए और रिया के और टीम रिया के जो झूठे नैरेटिव है उसको उसके कफन में आखिरी कील की तरह काम करने का काम इन जी न्यूज के वीडियोस ने किया, जिसका डीएनए टेस्ट करने का दमखम केवल और केवल सुधीर चौधरी जी में था। जो जी न्यूज ने वीडियो सबूत दिए हैं उसके लिए जी न्यूज और उसके रिपोर्टर्स बधाई के पात्र हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो सबूत रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे, उनकी बेल के लिए बहुत हानिकारक होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सबूतों के आने के बाद शायद उसे बेल मिले ही ना। और हां, ये कोई टीआरपी का खेल नहीं चल रहा है, ये आरोपियों को जेल तक पहुंचाने का खेल है। ये धर्म की लड़ाई है, हमारे कर्तव्यों की लड़ाई है, उन बुराइयों की लड़ाई है जो समाज में फैली हुई है। जी न्यूज इसमें जोर शोर से काम कर रहा है। आज जी न्यूज की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल गई है। आज अगर जी न्यूज ने अगर इतना बड़ा स्टेप लेके इतने सारे वीडियोस और ये मुहिम जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर नहीं चलाई होती तो शायद आज वो जेल में नहीं होती। हम चाहते हैं जी न्यूज और भी उसको, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, इस इश्यू को जी न्यूज छोड़े नहीं। डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने दुनिया के सामने एक बार सच्चाई रखी, रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने रखा। अब दूध का दूध पानी का पानी जी न्यूज की तरफ से हो चुका है, पूरी दुनिया रिया की सच्चाई जान चुकी है। कल डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने एक वीडियो बताया है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग ले रही है। दूसरी तरफ वो कोर्ट में बोलती है कि मेरा स्टेटमेंट दबाव में लिया गया है, मैं ड्रग नहीं लेती थी, जबकि वीडियो में ऑलरेडी पता चल गया है कि वो ड्रग ले रही है। इसी हिसाब से उसकी जमानत खारिज कोर्ट ने कर दी है, अब वो बचने वाली नहीं है और जी न्यूज ने सच्चाई को सामने लाया है। कल रात जो वीडियो जी न्यूज ने दिखाया था, इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि रिया सुशांत के साथ ड्रग लेते हुए, इसको आप झूठ नहीं कह सकता। मुझे लगता है यही वजह रहा कि रिया की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिया चक्रवर्ती का जो वीडियो दिखाया गया है, इसमें वो सरेआम जो ड्रग्स ले रही है, उसमें सारा साफ साफ दिख रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स का व्यापार भी करती थी। हम डीएनए का शुक्रिया करते हैं कि वो ऐसे ही काम करता रहे और ड्रग माफिया का ऊपर दबाव करें। तो पूरे देश ने वो वीडियो देख लिया और अब पूरे देश में एक अलग भाव पैदा हो रहा है, एक अलग सेंटिमेंट पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अब आखिरकार इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब तो हो गया, ये चलता रहेगा। आज हम आपके सामने एक और बहुत बड़ी खबर ब्रेक करना चाहते हैं। आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं जो इसी केस से संबंधित है भी और शायद नहीं भी है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ड्रग्स का, अब ये रिया चक्रवर्ती तक नहीं रुकेगा, ये मामला अब आगे तक जाएगा और अब बॉलीवुड की सफाई होगी। यानी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो वर्षों से, आप तो जानते हैं, आप ये कहानियां सुनते रहे होंगे, अखबारों में भी पढ़ते रहे होंगे, और अगर आप मुंबई जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में किसी से भी बात करेंगे तो मुंबई में सब लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग ड्रग्स लेते हैं, बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में ड्रग्स चलती हैं। यहां तक कि लोग आपको उन एक्टर्स के नाम भी बता देंगे जो कि ड्रग्स का बहुत रेगुलरली सेवन करते हैं और ये बात सबको पता है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ मुंबई में दशकों से चल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस पूरे ड्रग्स के कारोबार को और इस नेक्सस को तोड़ सके। और ये चलता जा रहा है, लेकिन इस बार ये मामला रिया तक नहीं रुकेगा। अब ये मामला फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के घर तक जाएगा, उनकी पार्टियों तक जाएगा और आने वाले दिनों में जो नाम आपको देखने को सुनने को मिल सकते हैं, वो नाम और वो चेहरे देखने के बाद पूरा देश सकते में आ जाएगा। मैं आपको आज बता सकता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे लोगों तक अब एनसीबी पहुंचने वाला है, ऐसी हमें खबर मिली है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है और मुझे यकीन है कि आज का जी न्यूज देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि एक डर की लहर पैदा हो जाएगी
और अभी तक भी आपने देखा होगा कि सुशांत के मामले में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल चुप बैठी है, शांत बैठी है। किसी भी बड़े कलाकार ने, बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने, बड़े हीरो ने, बड़ी हीरोइन ने अभी तक सुशांत के लिए खुलकर आवाज नहीं उठाई है। जिन लोगों ने अगर आवाज उठाई भी है, वो सारे लोग रिया का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रिया को बेवजह सजा दी जा रही है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की जो चुप्पी है इस पूरे मामले पर, वो बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा करती है। और चुप्पी इसलिए है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के अपने घरों में ये ड्रग्स आपको अंधेरे कोनों में रखी हुई दिखाई दे जाएगी और अब ये बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल डरे हुए हैं। आज हम आपको 30 जुलाई 2019 यानी पिछले साल 30 जुलाई का एक वीडियो दिखा रहे हैं। ये मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के घर की एक पार्टी का वीडियो है और ये वीडियो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लग गया है। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर ने इससे पहले इस वीडियो को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन इसके बाद इस वीडियो की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को देखकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए और इसमें सभी स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आपको नशे में दिख रहे हैं। इस वीडियो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो हाव भाव हैं, आप उनको बहुत ध्यान से आज देखिए। इनके हाव भाव जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग नशे में हैं, लेकिन ये नशा कुछ अलग तरह का नशा है। पार्टीज में जो आप ड्रिंक्स लेते हैं, ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग पार्टीज में ड्रिंक्स लेते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन उनका नशा अलग होता है और ये नशा अलग है। ये वीडियो आज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सबूत है और इस वीडियो की जांच अब एनसीबी कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में कौन कौन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनकी फिल्में आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल्स में देखने के लिए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन का हीरो मानते हैं। इसमें आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन और जोया अख्तर जैसे कलाकार आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इन सब को आपने फिल्मों में देखा होगा। इन सब की फिल्में आपने अपनी जेब से अपना खून पसीने का पैसा खर्च करके आप सिनेमा हॉल गए होंगे इनकी फिल्में देखने के लिए। और जैसा मैंने आपको कहा, इस देश के लाखों युवा इन सब लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, इन्हें अपना नायक मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। लेकिन अब खास बात इसमें जो है वो ये है कि विकी कौशल के पास, जहां विकी कौशल बैठे हैं, उनके पास टेबल पर एक सफेद रंग का पाउडर रखा हुआ है और यह कहा जा रहा है कि विकी कौशल की बगल में जो पाउडर रखा है सफेद रंग का, मेज पर, ये देखिए, ये जो पाउडर की तस्वीर हमने आकर रोक दी है, मैं चाहता हूं कि इसको हम यहां रोक दें। इसे कहा जा रहा है कि यह सफेद रंग का जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, ये कोकीन है। और इस पार्टी में करण जौहर के घर 30 जुलाई 2019 को कोकीन का सेवन हो रहा था और ये इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग कोकीन का नशा कर रहे थे करण जौहर के घर पर। अब इसमें जो असली बात है वो ये है कि तब तक सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा हुआ नहीं था, तब तक ड्रग्स को लेकर एनसीबी की जांच शुरू नहीं हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री में, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, ये सब कुछ खुलकर चलता था। फिल्म इंडस्ट्री के इन बड़े बड़े लोगों को किसी का कोई डर नहीं था। इन्हें किसी पुलिस का, किसी एनसीबी का, किसी का कोई डर नहीं था और खुलेआम इस तरह के वीडियोस बनते थे। और मैं तो आपको खुद बता चुका हूं, ये कोई हम कहीं से निकाल कर नहीं लाए हैं। करण जौहर ने खुद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया था और बाद में लोगों ने उनकी बड़ी आलोचना की थी। ये वही वीडियो है, लेकिन अब ये वीडियो एनसीबी के पास पहुंच गया है और एनसीबी इस वीडियो की जांच कर रहा है। और आज हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं, इन सारे कलाकारों को ये बताना चाहते हैं, इन सारे नायकों को ये बताना चाहते हैं कि अब इन पर एनसीबी की नजर पड़ चुकी है और अब इन्हें सावधान हो जाना चाहिए।
अब इस पार्टी की जांच होगी। इस पार्टी में जो लोग हैं जो आपको नशे में दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों की जांच होगी। अब इस बात की जांच होगी कि इस पार्टी में ये कोकीन जो आपको दिखाई अभी हमने, अगर ये कोकीन है, हालांकि मेरे पास इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये कोकीन है, लेकिन एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि ये कोकीन जैसा पदार्थ हो सकता है। यहां पर एक बात और खास मैं आपको बताना चाहता हूं, विकी कौशल के चेहरे के एक्सप्रेशंस को आप देखिए। अभी इससे ठीक पहले पिछले फ्रेम में वो अपनी नाक को पकड़कर एक अलग तरीके से स्नीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तब होता है जब आप नाक के जरिए ड्रग्स लेते हैं, जब आप नाक के जरिए ड्रग्स को इनहेल करते हैं, तब इस तरह का आपको नाक पर एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। फिर से आप देखिएगा ध्यान से, अभी कैमरा जब जाएगा विकी कौशल के पास तो आप देखिए विकी कौशल क्या कर रहे हैं, देखिए। तो सूत्रों का यह कहना है कि इस वीडियो पर अब एनसीबी की नजर पड़ चुकी है। एनसीबी इस वीडियो की जांच करेगा। यह पार्टी करण जौहर के घर पर हुई थी, इसकी जांच की जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सफेद रंग का पाउडर आपको दिख रहा था, ये कोकीन हो सकती है। हमने इसका टेस्ट नहीं कराया। मेरे पास अभी इसको आपके लिए बताने के लिए ऐसी कोई खबर या ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे यह बता सके कि ये 100% कोकीन है ही। लेकिन आपको यह बता सकते हैं कि सूत्रों से यह खबर आ रही है हमारे पास कि यह कोकीन हो सकती है और इसकी जांच अब एनसीबी करेगी। और अगर इस पार्टी की जांच हो गई तो आप यह भी समझ सकते हैं कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोगों की जांच आगे आने वाले समय में हो सकती है। ये जो सारे कलाकार हैं, इन्हें वाकई में घबराने की जरूरत है। अब इन्हें चिंतित होने की वाकई जरूरत है, क्योंकि इन पर नजर पड़ चुकी है और ये मार्क हो चुके हैं। लेकिन अगर ये सबूत चाहेंगी भी मिटाना, तो भी इससे पहले ये सारे इनके डिजिटल सबूत और ये सारी चीजों पर होमवर्क पहले से ही हो चुका है। आगे जो भी कुछ होगा, हम आपको जो सच्ची रिपोर्टिंग है और जो सच्ची खबर है, हम आपको बताते रहेंगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम किसी को ना बचाना चाहते हैं, ना किसी को फंसाना चाहते हैं। सच आपको दिखाना चाहते हैं। सच कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा। सच जिन लोगों के खिलाफ होता है वो आरोप लगाते हैं, उन्हें खराब लगता है, कड़वा लगता है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन सच हमेशा सच ही रहेगा। इसलिए आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पिछले 25 साल से आप जी न्यूज पर भरोसा करते आए हैं। जी न्यूज सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, जी न्यूज आपके एक परिवार का सदस्य है। और हम चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार जब न्यूज देखे तो खुलकर, बिना किसी शंका के हम पर विश्वास कर सके, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इस पूंजी को हम कभी भी आपके दिल से हटने नहीं देंगे, चाहे टीआरपी आए या ना आए। लेकिन टीआरपी के लिए हम ना तो झूठ बोलेंगे, ना ही एजेंडा आपके सामने रखेंगे। अब आज की बड़ी खबर एक और, भारत और चीन के बीच अब बाजी पलट चुकी है। इस बात का एक और सबूत आज सुबह सुबह देश के सामने आ गया। एक दिन पहले ही रशिया में मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद आज सुबह दोनों देशों का एक संयुक्त बयान जारी किया गया। यह बयान भारत और चीन के बीच के समीकरणों में एक बहुत बड़े बदलाव का दस्तावेज है। लद्दाख की घटनाओं के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की इस पहली बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर सहमति जताई गई है। आप भी सरल भाषा में इसे समझ लीजिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच आगे आगे जो कुछ भी होगा उसका आपके जीवन पर भी गहरा असर जरूर पड़ेगा। पहली बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सीमा पर जारी तनाव किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से अपने सैनिक हटाने का काम करते रहना चाहिए। इसमें जोर दिया गया कि दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हालात और न बिगड़े। दूसरी बड़ी बात, भारत और चीन इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के बीच जो सहमतियां हैं उनके हिसाब से तनाव कम किया जाना चाहिए। आपसी मतभेदों का असर सैनिक तनाव के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, दोनों देश सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के इलाकों में शांति बनाए रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचेंगे जिससे दोबारा झड़प की स्थिति पैदा ना हो।
इस संयुक्त बयान के चौथे पॉइंट में सीमा विवाद सुलझाने के लिए आपसी बातचीत को जारी रखने की बात कही गई है। इस बातचीत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भारत के प्रतिनिधि होंगे और चीन का पक्ष उनके विदेश मंत्री वांग यी रखेंगे, ताकि शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा कायम किया जा सके। पांचवी बात यह कि दोनों देश आपसी विश्वास कायम करने के लिए नए तरीकों में तेजी लाएंगे और इसे डिप्लोमेसी की भाषा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। दोनों देश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे ताकि दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा और ज्यादा बढ़े। भारत और चीन के संयुक्त बयान की जो बातें हमने आपको बताई उसे कूटनीति की भाषा कहा जाता है। कूटनीति की भाषा थोड़ी अलग होती है। इसमें शब्दों को बहुत तोलकर और सोच समझकर लिखा जाता है। हर शब्द के मायने 50 बार सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं इसे लिखने से पहले। लेकिन अब हम आसान भाषा में आपको इसका मतलब समझाते हैं। आपको याद होगा इस बयान में कहीं भी यथास्थिति यानी स्टेटस को शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ये अनजाने में नहीं हुआ, जानबूझकर हुआ है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भारत और चीन के ऐसे संयुक्त बयानों में भारत का सारा जोर स्टेटस को बनाने पर होता था, क्योंकि चीन हमारे इलाके में घुस आता था और वापस जाने को तैयार नहीं होता था। अब भारत यह कह रहा है कि बातचीत करते रहो। अंतर समझिए, इससे पहले चीन कहता था कि बातचीत करते रहो, हमारी जमीन पर कब्जा भी किए रहता था और कहता था बातचीत करते रहो। अब भारत कह रहा है बातचीत करते रहो और भारत यह भी कह रहा है तब तक जमीन भी आपकी छोड़ेंगे नहीं। जबकि चीन का जोर इस बात पर है कि एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल की जाए, यानी ये जो स्टेटस को की जो बात हो रही है और पहले की स्थिति की जो बात हो रही है, अब चीन कह रहा है कि पहले आप हमारी सीमा छोड़िए और फिर बातचीत करेंगे। पहले भारत कहता था कि पहले आप हमारी जमीन खाली कीजिए फिर बातचीत करेंगे। तो देखिए कैसे पासा पलट गया। भारत और चीन के बीच समीकरणों में यह बदलाव 29 और 30 अगस्त के बाद से आया है और आपको याद होगा इसी दिन पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई अहम हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, नक्शे में तो दिखती हैं, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक उस इलाके में कभी जा नहीं पाए थे। इसके बाद भारत ने फिंगर 4 इलाके में भी कई ऊंचे पहाड़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसकी वजह से आज भारत को यह बार्गेनिंग पावर मिली है चीन के साथ बार्गेन करने के लिए। इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां 3 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन को कौन सी भाषा समझ में आती है और इतने 70 सालों के बाद अब भारत को भी समझ में आ गया है कि चीन से किस भाषा में बात करनी है। यह भाषा हम आपको बताएंगे और इसके बाद शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण का एक विशेषण आपको दिखाएंगे जो उन्होंने आज के दिन 127 साल पहले दिया था। झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे
अरे दिव्या कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। गलवान घाटी से लेकर पेंगोंग लेक तक जिस तरह से चीन के सैनिकों ने लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने का काम किया है, ऐसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। भारत चाहे तो चीन के साथ आगे बातचीत करने से पहले अपनी शर्तें रख सकता है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि LAC पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले भारत को यह कहना चाहिए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों को मई 2020 से पहले की स्थिति पर चले जाना चाहिए। पहली शर्त यह हो सकती है। इसके बाद चीन के सैनिकों के पीछे हटने की एक डेडलाइन तय होनी चाहिए कि किस डेडलाइन तक वो पीछे जाएंगे। एक समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बातचीत के बाद भी LAC पर तनाव में कोई कमी नहीं आई है और चीन आज भी यही काम कर रहा है। उनके विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बात करते हैं, कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, कहते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना चाहिए। और पीछे से चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या LAC के आसपास बढ़ाता जा रहा है, लगातार हथियारों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, जो इस वक्त अभी भी जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं ये हो रहा है। और अंत में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किए जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि यह मुद्दा हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। क्योंकि आज भी 7 दशकों के बाद भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं हो पाई है। आज भी दोनों देशों के बीच यह किसी को नहीं पता है कि कौन सा इलाका चीन का है और कौन सा भारत का है। एक बार बॉर्डर तय होने के बाद भविष्य में चीन की सेना के लिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही तो चीन चाहता है। चीन कभी नहीं चाहता कि बॉर्डर तय हो जाए, क्योंकि एक बार बॉर्डर तय हो गया तो फिर उसे मुश्किल होगी। वो चाहता है कि बॉर्डर कभी तय ना हो, सीमा के बारे में कभी कोई पक्की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो सीमा को लगातार बदलते रहता है। जहां तक वो अपना कब्जा कर लेता है जमीन पर, वही नई सीमा बन जाती है। और आपको याद होगा, पाकिस्तान से बातचीत के दौरान भारत हमेशा ये कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उसी तरह अब चीन से बातचीत में भी भारत ने ये कहा है कि सीमा विवाद और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। हमारे देश में ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीमा विवाद अपनी जगह है, लेकिन चीन के साथ व्यापार करते रहो।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीमा विवाद और व्यापार एक दूसरे के साथ हमें मिलाकर करना होगा और भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है इस समय वो है भारत का बाजार, जिससे पूरी दुनिया जिसके सामने झुकती है। हमें अपने बाजार का, अपनी अर्थव्यवस्था का पूरा फायदा उठाना चाहिए और जो दुश्मन देश हैं उनके ऊपर सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी चाहिए कि हम उनके लिए अपने बाजारों को बंद कर दें। इसलिए व्यापार को अलग नहीं किया जा सकता, व्यापार और सीमा विवाद एक साथ ही चलेंगे। चीन सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है ताकत की भाषा। भारत चाहे तो अपने बाजार को चीन से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार बना सकता है, ताकतवर बन सकता है। यानी चीन की सरकार को साफ शब्दों में यह बता दिया जाए कि अगर चीन ने अपना रवैया नहीं बदला तो दोनों देशों के बीच पहले की तरह कभी व्यापार और कारोबार नहीं चलेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ भी यही किया था और पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी यही भाषा समझ में आएगी। इसलिए भारत को अब कड़ी भाषा में, ताकत की भाषा में चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि उसे यही भाषा समझ में आती है। चीन पर भरोसा ना करने की एक बहुत बड़ी वजह है। थोड़ी देर पहले ही जी न्यूज को एक बड़ी खबर मिली है। पहली बड़ी खबर यह है कि अब LAC पर चीन के सैनिक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच पहले किए गए समझौतों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक LAC पर हथियार लेकर नहीं जाते थे। आपको याद होगा गलवान में भी जब दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़े थे तब हथियार नहीं चले थे, एक भी गोली नहीं चली थी और दोनों के जो सैनिक थे उनके बीच में फिजिकल जो है वो लड़ाई हुई थी, लेकिन गोलियां नहीं चली थी। लेकिन अब चीन के सैनिक हथियार लेकर आ रहे हैं। LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है और माना जा रहा है कि चीन ने आने वाली सर्दियों में अपने सैनिकों को LAC पर, बड़े संख्या में अपने सैनिकों को LAC पर रखने का इंतजाम शुरू कर दिया है। और तीसरी बड़ी बात अभी जो मिली है वो ये कि चीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को LAC के बहुत करीब तैनात कर दिया है। ये सारे जो संकेत हैं ये शुभ संकेत नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि चीन आने वाले समय में युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो युद्ध पूरा युद्ध होगा, फुल ब्लोन वॉर होगा या वो एक छोटे क्षेत्र का युद्ध होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन चीन ने भी अब युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ये आप सबके लिए एक बड़ी खबर है। चीन के बाद और बड़ी खबर क्या हो सकती है? वो है कोविड-19 की खबर, यानी हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर। आपने देखा होगा हमारा मीडिया आपको इसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि सारे दिन वो सिर्फ आपको सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बता रहा है। हम भी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बाकी की खबरें भी बताते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के बारे में भी आपको आज ये खबर जरूर जाननी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर देश के पहले सीरो सर्वे के आंकड़े आज ही जारी हुए हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के मुताबिक इस वर्ष मई में हमारे देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इस साल मई के महीने में, अभी तो आप सितंबर में आ गए हैं, लेकिन मई के महीने में ही 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच हुआ था। 21 राज्यों के 70 जिलों में यह सर्वे किया गया, जिनमें 75% ग्रामीण क्षेत्र थे, जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में सर्वे हुआ। वायरस के संक्रमण की दर का पता लगाने के लिए 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल्स टेस्ट किए गए और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ग्रामीण इलाकों के 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। यह बात आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। इस साल मई के महीने में ग्रामीण इलाकों में यानी गांव में 70% लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका था। यह सर्वे मई और जून के महीने में हुआ है। इसी दौरान बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण शहरों से अपनी नौकरियां छोड़कर, घर छोड़कर गांवों की तरफ जा रहे थे, अपने गांवों में जा चुके थे। और अब यह पता चला है कि मई के महीने में, मई और जून में 70% ग्रामीण इलाकों के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, यानी शहरों से भी ज्यादा अब यह गांवों में फैल चुका है। इस सर्वे में 18 से 45 वर्ष के 43% लोगों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई।
40 से 60 वर्ष के 39% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली और 60 साल से ऊपर के 17% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गई। एंटीबॉडीज पाने का मतलब यह होता है कि इन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, उसके बाद ही ये एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि सीरो सर्वे क्या होता है और यह क्यों किया जाता है। जब किसी भी देश में कोई महामारी या पैंडेमिक फैलता है तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या में यह संक्रमण किस हद तक फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे उनमें एंटीबॉडीज बनने का पता चलता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब उस व्यक्ति को कोरोना हो चुका हो। यानी यह सर्वे उन लोगों पर किया गया जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और तब 64 लाख लोग कोरोना वायरस के शिकार पाए गए। यह बहुत बड़ी संख्या है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 20 जून तक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले तकरीबन 4 लाख ही थे, 4 लाख सिर्फ, और तब तक सिर्फ 13,000 लोग इससे मारे गए थे, 13,000 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त किए गए सर्वे में भारत में 64 लाख लोग संक्रमित पाए गए। यानी सरकारी आंकड़े जिस समय आपको यह बता रहे थे कि पूरे देश में 4 लाख केसेस हैं, असल में उस समय 64 लाख केसेस हमारे देश में थे। इसे आप इस तरीके से समझिए। आज भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 45 लाख के पार चली गई है। सीरो सर्वे के इस गणित के हिसाब से इस समय हमारे देश में, अगर यही फॉर्मूला हम लागू करें तो इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 7 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित केसेस की संख्या इस समय लगभग 7.5 करोड़ हो सकती है। बहुत बड़ी संख्या है। आईसीएमआर का मानना है कि सीरो सर्वे से एक अच्छी और एक और खराब बात सामने आती है। खराब बात क्या है बताते हैं। पहले अच्छी बात सुन लीजिए। अच्छी बात यह है कि मई के महीने तक 1% से भी कम लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए थे। इस सर्वे के मुताबिक अभी हम कोरोना के संक्रमण के सिर्फ शुरुआती दौर में हैं। लेकिन खराब बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था और उन्हें यह पता ही नहीं था। इस वजह से कई लोग कोरोना वायरस के खतरे पर बैठे हुए थे। ऐसे जिलों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट हो ही नहीं रहे थे या बहुत कम रिपोर्ट हो रहे थे। सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बाकी देशों के सीरो सर्वे से भारत की तुलना करें तो हम अब भी बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया के 22 देशों में भी इस तरह के सीरो सर्वे किए गए हैं जिसका औसत 4.676% है। स्कॉटलैंड में सबसे कम 0.65% लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जबकि ईरान में सबसे ज्यादा 26.6% लोगों में यह संक्रमण पाया गया है। तारीखें आती हैं और तारीखें चली जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। 11 सितंबर दुनिया के लिए एक ऐसी ही तारीख है क्योंकि आज ही के दिन 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। पहली घटना आज से 127 वर्ष पहले 1893 में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक बहुत मजबूत छवि को पेश किया था। दूसरी घटना 19 साल पहले वर्ष 2001 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। हालांकि यह भी विडंबना है कि लोग इस आतंकवादी हमले को तो याद करते हैं, लेकिन कोई भी वर्ष 1893 के 9/11 को याद नहीं करता। सच यह है कि अगर दुनिया ने 11 सितंबर 1893 की उस घटना के महत्व को समझ लिया होता तो 11 सितंबर 2001 जैसी घटना हुई ही ना होती। विश्व धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत में जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाई बिना रुके और उनका अभिवादन किया। सिर्फ 30 साल की उम्र में एक सन्यासी ने दुनिया को हिंदुत्व के नजरिए से भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। आज आपको जानना चाहिए आखिर भारत के सन्यासी ने ऐसा क्या कहा था जिससे पूरी दुनिया उस समय मंत्रमुग्ध हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने
विश्व धर्म संसद में सबसे आखिर में अपना भाषण दिया था। वो आखिरी स्पीकर थे। वो जब भाषण देने के लिए उठे तो कुछ देर के लिए शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की। उन्होंने अपने धर्म का जिक्र करते हुए कहा, वो एक ऐसे धर्म से हैं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सबको स्वीकार करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने की बात कही। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो एक ऐसे देश से आते हैं जिसने इस पृथ्वी के सारे देशों और धर्मों के परेशान और सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने सांप्रदायिकता और कट्टरता के प्रति भी दुनिया को आगाह किया था उस जमाने में, और कहा था कि कितनी बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, ऐसा उन्होंने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया था। देश को आज भी विवेकानंद के कुछ विचारों से बहुत मदद मिल सकती है। जैसे स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे प्रतिभाशाली आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी देशों को पूरब के दर्शन के बारे में बताया था। वो खुद बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो जीवन भर ज्ञान की खोज करते रहे। कोरोना के संकट काल में शायद आपको भी अपना जीवन मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में ही आपका मस्तिष्क बड़े बदलावों के लिए तैयार होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जीवन में सीखना छोड़ देता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है और उसका विकास कभी नहीं हो पाता। इसलिए सीखना जारी रखिए। स्वामी विवेकानंद मानते थे, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय हमारे देश में चीन की सेना को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन लद्दाख में पिछले 10 दिनों में भारतीय सेना को कई बड़ी कामयाबी मिली है। यानी भारत ने पहले चीन का घमंड तोड़ा, फिर खुद को कमजोर समझने के विचार से भी खुद ही आजादी पाली। इसलिए ये जीत भी भारत के लिए बहुत शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद ने एक बात और कही थी, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस समय हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है। हालांकि देश के 137 करोड़ लोग अगर अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्वामी विवेकानंद सन्यासी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे और शानदार कम्युनिकेटर थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की जटिल बातों को बहुत सहज और सरलता के साथ अपने संदेश के जरिए पूरे दुनिया को समझाया। इसलिए उनके निधन के 118 वर्षों के बाद भी उनके विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। इसलिए उनके बारे में आप जरूर पढ़िए। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं,
ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है,
ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुक। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1895 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का जन्म हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जमींदारों से गरीबों को जमीन देने की अपील की जाती थी। वर्ष 1958 में विनोबा भावे कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्हें वर्ष 1983 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1893 में
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में एक मशहूर भाषण दिया था। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक विचारों को दुनिया के सामने रखा था। शायद कम लोगों को यह पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के पीछे स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ही थी। धर्म संसद में शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद जिस समुद्री जहाज से अमेरिका जा रहे थे, उसी में उनकी मुलाकात मशहूर उद्योगपति जमशेद जी टाटा से हुई थी। उसी दौरान जमशेद जी टाटा ने विवेकानंद के साथ युवाओं के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान खोलने के विचार पर चर्चा की और फिर वर्ष 1909 में जमशेद जी टाटा और मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार ने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की थी। वर्ष 2001 में आज ही के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले को 9/11 का आतंकवादी हमला कहा जाता है। इस हमले के लिए आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने 4 यात्री विमान हाईजैक किए थे और उनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश करा दिया गया था और इसके अलावा आतंकवादियों ने तीसरे विमान को पेंटागन पर क्रैश किया था। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे और चौथे विमान के यात्रियों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष के बाद वो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया था। 9/11 हमले को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है और आतंकवादी ओसामा बिन लादेन इस हमले का मास्टरमाइंड था। वर्ष 2011 में अमेरिका के नेवी सील्स के कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। आज ही के दिन वर्ष 1911 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ का जन्म हुआ था। लाला अमरनाथ ने वर्ष 1933 में अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शतक बनाया था। घरेलू मैदान पर ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे। वर्ष 1947 में यानी जब भारत आजाद हुआ था, तब भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और तब लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से एक मैच में इतना दबाव बना दिया था कि महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन भी हिट विकेट आउट हो गए थे। डॉन ब्रैडमैन को इस तरह आउट करने वाले लाला अमरनाथ इकलौते गेंदबाज थे। इतने महान खिलाड़ी को वर्ष 1936 में इंग्लैंड के दौरे के बीच से ही वापस भारत भेज दिया गया था, क्योंकि उन दिनों टीम में राजा महाराजा ही खेला करते थे और लाला अमरनाथ के लिए उस टीम में कोई जगह नहीं बची थी। और वर्ष 1987 में आज ही के दिन हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्रियों में से एक महादेवी वर्मा का निधन हुआ था। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें अपने दौर की मीरा भी कहा जाता था। वर्ष 1939 में प्रकाशित महादेवी वर्मा के कविता संग्रह दीपशिखा को एक क्लासिक माना जाता है और खास बात यह है कि महादेवी वर्मा बहुत अच्छी चित्रकार भी थी। उन्होंने अपनी कई रचनाओं के लिए खुद ही चित्र भी बनाए थे। गिल्लू, नीलकंठ और मेरे बचपन के दिन उनकी कुछ यादगार कहानियां हैं। महादेवी वर्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन हमेशा जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं। मानव जीवन एक अनमोल अवसर है, इसलिए इसका पूरा उपयोग कीजिए। नमस्कार।